हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर मंथ का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। और इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ भी जल्द ही अपलोड करवा दी जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में सभी क्विजेस भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा चाइना के द्वारा। तो चाइना के सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारका कोटनिस को सम्मानित करने के लिए देश में कांस्य यानी कि ब्रोंज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये डॉक्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइना की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। बाद में वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। क्या नाम है? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर है हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। क्योंकि कई बार प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि लुइस हैमिल्टन, इनका संबंध किस कंपनी से है या ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। फर्स्ट पे लुइस हैमिल्टन रहे, सेकंड पे वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर है, और थर्ड पे रहे मैक्स वर्स्टपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जो फॉर्मूला 1 रेस हुई है वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको वोल्टेरी बोटास ने जीता था। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई, लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। अच्छा, बीच में एक फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी हुई थी जिसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। फिर एक किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। तो पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा ये 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। ये जो सी प्लेन सेवा है ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। और इस सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। अच्छा, हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। गुजरात की बात है तो कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। फिर है अभी हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था एसआई पद्मावती। तो भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी ये डॉक्टर एसआई पद्मावती। और कोविड-19 के कारण अभी इनका निधन हो गया है। 103 वर्ष की उम्र थी इनकी। और ये ग्रैंड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी मशहूर थी। इन्हें 1967 में तो पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है किस एयरपोर्ट ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है, जिसे ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर ने। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने भी एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है। बाकी कुछ और एयरपोर्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु का है, इसने स्काई ट्रेक्स अवार्ड जीता था कुछ समय पहले। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है ये, और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना ये। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको केरल में मिलेगा, और सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये। फिर द कोएलिशन ऑफ द ईयर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा प्रणब मुखर्जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और पिछले साल 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था, लेकिन इस साल इनका निधन हो गया। और ये बुक भी इन्होंने पिछले साल ही लिखी थी, द कोएलिशन ईयर। वैसे और भी काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी है, मैं आपको बताऊं कुछ। तो एक 2014 में लिखी थी इन्होंने द ड्रामेटिक डिकोड द इंदिरा गांधी, और 2014 में एक और लिखी थी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। 2016 में इन्होंने लिखी थी
द ट्रूबुलेंट ईयर 1980 से 1996 और 2019 में ये द कॉलिशन ईयर लिखी थी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया तो ये बुक पूछी जा सकती है आपसे। सुब्रमण्यम जयशंकर तो आपके विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर। इन्होंने भी बुक लिखी है अभी, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन इन वर्ल्ड। विजय कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बुक लिखी है सियासत में सदस्यता, जिसे रिलीज किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने लिखी है बुक जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा उत्पल कुमार को। अच्छा, लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला है, और लोकसभा सचिव बन गए हैं उत्पल कुमार। बाकी दिलीप ओमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये। राजीव कुमार भारत के चुनाव आयुक्त बने थे ये, अशोक लवासा की जगह, आपको याद होगा। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव बने थे। फिर जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अतनु कुमार दास को। जानते हो ना अतनु कुमार दास, ये कौन है? ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, और इन्हीं को अभी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है। बाकी दिनेश कुमार खरा, ये अभी एसबीआई के जो वर्तमान में चेयरमैन है। रजनीश कुमार जो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे उनके बाद, तो अभी बैंक ऑफ ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा को रिकमेंड किया है एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। रितेश शुक्ला एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ बने, और प्रमोद कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मुस्तफा अदीब। ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत हैं, मुस्तफा अदीब, और अब ये ही लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था लेबनान की जो राजधानी है बैरूत, उसमें अगस्त में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था वहां के बंदरगाह पे। उसके बाद जनता आक्रोश में आ गई थी, और उस कारण से वहां के जो प्रधानमंत्री बने थे इसी साल नए, हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे ये मुस्तफा अदीब। इनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी हिचिम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने, और माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। ये लेबनान की कैपिटल बैरूत है, करेंसी होती है लेबनीज पाउंड। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी रही है, तो आंसर होगा माइनस का 23.9%। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई, जून के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 23.9% बताया है। बहुत कम है। बाकी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की बात करेंगे, स्थापना 2006 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके चेयरमैन हैं बिमल कुमार रॉय। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे ये हम 29 जून को मनाते हैं हर साल, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये हम हर 5 साल में एक बार मनाते हैं 20 अक्टूबर को। फिर मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा कियारा आडवाणी को। फ्लिपकार्ट की फैशन मार्केट प्लेस है ये मिंत्रा, जिसने अभी कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मिंत्रा के सीईओ कौन है? अमर नागरम। मानुषी छिल्लर, ये तो आप जानते हो इनका नाम, 2017 की मिस वर्ल्ड बनी थी ये, और अभी adidas ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। करीना कपूर को प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रोहित शर्मा ये एक तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। और एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने ये अभी। और इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 5 जनों को, उसमें से एक हैं ये रोहित शर्मा। फिर रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी है, तो आंसर होगा अमूल। तो अमूल 5.5 अरब डॉलर के वार्षिक कारोबार के साथ रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक टॉप 20 डेयरी की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है। और किस नंबर पे है ये 16वें नंबर पर है, लेकिन पहली भारतीय डेयरी फर्म है, ये याद रखना। और इसमें टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड की नेस्ले 22.1 बिलियन डॉलर के कारोबार के साथ ये इस लिस्ट में
पहले स्थान पर है। बाकी अमूल की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको गुजरात के आनंद जिले में मिलेगा। इसके सीईओ हैं RS सोडी। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं अपन? 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही होंगे, 26 नवंबर को मनाते हैं। फिर है, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? तो आंसर होगा CSIR CMERI ने। तो CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपने आवासीय परिसर में स्थापित किया गया है। इससे 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी बनेगी सालाना। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में किसने मेडबॉट नाम से एक रोबोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली डेवलप की है? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो कोरोना संकट के समय भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नाम से एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली डेवलप की है। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके जॉन मथाई हैं। ये बिजली कड़की थी अभी, डरना नहीं। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है? विनोद कुमार यादव है। और यही रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी बन गए हैं, ये भी याद रखना। बाकी कुछ और रिवाइज कराऊं क्या मैं आपको रेलवे से? चलो कर लो फिर। आपको याद होगा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये आपके जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अंजी खड़ ब्रिज उसका नाम है। कटरा रियासी को जोड़ेगा ये आपस में। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और सबसे लंबी रेलगाड़ी भी अभी भारतीय रेलवे ने बनाई है, जिसका नाम है शेषनाग। 2.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी ये। और भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत में डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन चलाई थी, जो कि इलेक्ट्रिफाइड थी। पहली बार चली थी ये भारत में, पालमपुर और बोटाड के बीच में, गुजरात में। और क्या याद रखोगे? हाँ, कर्नाटक के हुबली स्टेशन में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। 1400 मीटर इसकी लंबाई है, तो ये भी याद रखना। फिर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा अवीक सरकार। और ये किन की जगह लेंगे? विजय कुमार चोपड़ा की। तो सिंपल सा याद रख लो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार बन गए हैं। और उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने थे। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव बने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, स्थापना 1947 में हुई। फिर है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये किस वर्ष में भारत में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ पे होगी ये समिट? ये साइकिलिंग समिट होगी 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। अच्छा, 2021 से और पॉइंट मैंने आपको बताए भी थे। एक तो 2021 में आपका टोक्यो ओलंपिक होगा। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 में होगा आपका इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वुमेन्स तो होगा भारत में 2021 में ही। और 2021 में ही मेंस का होगा पेरू में। और 2021 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होंगे, जो भारत में ही होंगे। और 2021 में ही आपके वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे वो। फिर CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? प्रमोद चंद्र मोदी उनका नाम है। अब देखो, एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। आपसे पूछा जाएगा CBDT के अध्यक्ष कौन है और इनका नाम अभी न्यूज में किस कारण से आया, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अभी सितंबर के एंड में इनका टाइम पीरियड पूरा होने वाला था, लेकिन 6 महीने के लिए इनका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। P प्रवीण सिद्धार्थ की बात करेंगे, राष्ट्रपति जी के निजी सचिव बने थे ये। और PS रानीपसे CRPF के नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने थे। और GP गर्ग SEBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। फिर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा? करण जौहर ने लिखा है। करण जौहर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं ये करण जौहर। और इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर के ये बुक लिखी है, जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। और इस बुक में जुड़वा बच्चों की कहानी है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है। ये जो करण जौहर हैं, इन्होंने 2017 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय। बाकी नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है। चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर नाम से बुक लिखी है। और यतीश यादव
रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की बुक लिखी। फिर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? आंसर होगा हेमंत खत्री। तो हेमंत खत्री ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो आपकी भारत सरकार के स्वामित्व वाली रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके सीएमडी बन गए हैं। तो याद रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। बाकी प्रदीप कुमार जोशी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। और विनी महाजन ये तो आपके पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। फिर अभी किस आईआईटी के छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर को डेवलप किया है। इसे रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। इसमें मोबाइल कैमरे को यूज करके जिस भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करोगे वो डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में आपकी डिवाइस की स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखो, AIR स्कैनर ये एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। फिर है हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल मेंस ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा सुमित नागल। तो भारतीय टेनिस प्लेयर है ये सुमित नागल, और 7 साल में एक ग्रैंड स्लैम सिंगल मेंस ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी को शुरू किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी ग्राहक इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदता है तो उन्हें आईसीआईसीआई बैंक कई तरह के बेनिफिट्स भी देता है। बाकी HDFC किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी HDFC के नए MD CEO कौन बने थे? शशिधर जगदीशन। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया इसने। और इंडसइंड बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा दे दी थी इन्होंने। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। उसके अलावा याद रखना भी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना ये। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलॉन मस्क। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया? फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को। तो फर्स्ट नंबर पे जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे बिल गेट्स और तीसरे नंबर पे आ गए एलॉन मस्क। और जो जेफ बेजोस की वाइफ है मैकेंजी स्कॉट, ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन भी बन गई है इस लिस्ट के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार। फिर एक किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट पर लीगो नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है, जहां पर ग्राहक बड़ी आसानी से वॉइस कमांड के जरिए अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से पा सकते हैं। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस अभी इसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था और इसके नए MD CEO भी बने थे PC कांडपाल। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के भी CMD बने थे SN राजेश्वरी। और कोटेक जनरल इंश्योरेंस, आपको याद होगा मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 इंश्योरेंस कवर देने के लिए कोटेक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था। फिर हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा मैनुअल मार्केज को। तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने आने वाली इंडियन सुपर लीग के लिए मैनुअल मार्केज को नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? मैनुअल मार्केज। ये तो मार्केज है और यहाँ पे आप पढ़ोगे मार्कोज ट्रायजो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं ये। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के MD CEO बने और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी। फिर किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तो ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा। एक्चुअली में इसमें लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। सिंपल सा याद रखना है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अब बन गई हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा उषा पाड़े।
ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं उषा पाड़े, और इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। और इसी के साथ ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी भी हैं। ये किनका स्थान लेंगी? राकेश अस्थाना का। राकेश अस्थाना पता है ना, अभी अपॉइंटमेंट देखा था इनसे रिलेटेड, BSF के नए डायरेक्टर जनरल बन गए राकेश अस्थाना। बाकी विनी महाजन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है। और चारू सिन्हा श्रीनगर में CRPF के महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS ऑफिसर बनी है। ये नया नाम है, याद रखना इसको। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर आए? भारत 48 नंबर पर आए। अच्छा, भारत तो 48 नंबर पर आया, इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्विट्जरलैंड। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे है USA, और भारत 48 नंबर पे है, ये याद रखना आप। फिर है भारत किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो आंसर होगा रशिया के साथ। तो इंदिरा ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय अभ्यास है, भारत और रशिया के बीच में होता है ये। और अब ये 4 और 5 सितंबर को हुआ, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, और ये इसका 11वां संस्करण था। याद रखना, इंदिरा एक्सरसाइज ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, हम और किस देश के साथ एक ट्राई एक्सरसाइज करते हैं? पिछले साल से ही करना शुरू किया अमेरिका के साथ भी, जिसे टाइगर ट्रम्प नाम दिया गया, नवंबर में किया था, आपको याद होगा। और रशिया के साथ एक काउकाज एक्सरसाइज अभी काफी न्यूज में था, क्योंकि भारत ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? तो भारत का कहना है कि किसी भी मैत्री अभ्यास में जिसमें चाइना और पाकिस्तान की सेना शामिल होगी उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर है सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कितने खेलों को जोड़ा गया है? तो आंसर होगा 20 और जोड़े गए। तो केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से ग्रुप C लेवल के सरकारी पदों में सीधी भर्ती के लिए खेल की सूची में 20 और खेलों को जोड़ दिया है। पहले 43 गेम्स थे, तो अब टोटल 63 हो गए हैं बढ़ करके। तो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वे विशेष कोटे के तहत सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। और ये जो नए 20 गेम्स जोड़े गए हैं उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे तो रस्सा कस्सी, मलखंब वगैरह, पैरा गेम्स वगैरह हो गए, ताकि इस बहाने भारत के स्वदेशी खेलों को बढ़ावा मिल सके, इसलिए इन गेम्स को जोड़ा गया है। फिर है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो आंसर होगा M वीरलक्ष्मी। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप M वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया है। मतलब जो अभी तक एम्बुलेंस के ड्राइवर होते थे वो पुरुष ही होते थे, मेल ही होते थे। ये पहली बार है भारत में जब एम्बुलेंस के ड्राइवर एक महिला होंगी, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है? M वीरलक्ष्मी। बाकी वनीजा रूपाणी भारतीय मूल की लड़की हैं, नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था इन्होंने। क्या नाम रखा था वैसे? इंजीन्यूटी। और काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी, ये 12 साल की थी ये। और रूपा गुरुनाथ ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके साथ किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है ये। फिर है किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा RK सिंह ने। तो RK सिंह ये पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, यानी कि केंद्रीय विद्युत व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं RK सिंह, राजकुमार सिंह। और इन्होंने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को शुरू किया है। तो ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रतिभागियों यानी कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या में वृद्धि करेगा, और इससे हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, तो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, तो हमारे जो लक्ष्य हैं वो हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। फिर है अभी ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट में टॉप पे कौन रही? तो आंसर होगा KK शैलजा। तो ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया में केरल की स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है, जबकि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न वो सेकंड नंबर पे हैं। अच्छा, KK शैलजा का नाम, तो KK शैलजा का नाम
कोरोना काल के दौरान राज्य में समय रहते उचित कदम उठाने के लिए शामिल किया गया है और इस लिस्ट में ये एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। और इस मैगजीन ने शैलजा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 2018 में भी के शैलजा ने केरल में फैले निपा वायरस का डट करके सामना किया था। तो फर्स्ट नंबर पे के शैलजा इसमें, और सेकंड नंबर पे जेसिंडा आर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, और थर्ड नंबर पे है ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो। अच्छा, के शैलजा का नाम आपको याद होगा, कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन ने भी कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत से के शैलजा को सम्मानित किया था, तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। फिर है किसे रेलवे बोर्ड के सीईओ के पद पर नियुक्त किया जाएगा, तो आंसर होगा वीके यादव को। वैसे ये तो मैं आपको पहले बीच में बता चुका हूँ प्रश्न, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बनेंगे ये वीके यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बाकी अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने और अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी हैं। फिर है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज किया है, जिसमें ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। और वैसे आपको बता दूं, टॉप 300 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है और टॉप 350 में भारत की केवल एक यूनिवर्सिटी है, IISc बेंगलुरु। तो टॉप पे तो ब्रिटेन की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन को। ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखना, मुरली रामकृष्णन। बाकी वीके यादव ये तो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी आपको याद होगा रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी यही बन गए हैं, विनोद कुमार यादव। एम वीर लक्ष्मी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु की है। और उषा पाड़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। साउथ इंडियन बैंक की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल के त्रिशूर में। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। फिर है लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। इस बुक को इसी साल दिसंबर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। तो बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। बाकी करण जौहर, इन्होंने बुक लिखी है अभी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। श्री अय्यर ने लिखी है वू पेंटेड माई लस्ट रेड। और निरुपमा यादव ने लिखी है विशेष कोड टू विन। फिर है पंजाब व सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एस कृष्णन को। अब ध्यान से सुनना, ये है एस कृष्णन। और इससे पहले अभी जो साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हमने पढ़े थे उनका नाम है मुरली रामकृष्णन। तो ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अगले चेयरमैन बनेंगे ये, क्योंकि अभी वर्तमान में जो रजनीश कुमार है वो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। विनय टोनसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने। और कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा, इसी से मिलते जुलते हैं एसबीआई से। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे अभी अश्विनी कुमार तिवारी। और अश्विनी से आप याद रखो अश्विनी भाटिया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बाकी पंजाब और सिंध बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। फिर है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तो आंसर होगा पी इनियन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये पी इनियन और इन्होंने अभी 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। जी आकाश ये हमारे 67वें 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, तमिलनाडु से हैं ये। पी मंगेश चंद्रन इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में जो 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हुई थी उसका खिताब जीता था इन्होंने। कोनेरू हम्पी वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी, ये आंध्र प्रदेश की है और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और चेस से याद रखना, अभी भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से 2020 की ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीती थी। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं, 20 जुलाई को, ये भी याद रखो। फिर एक किस भारतीय कंपनी को दक्षता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा मिल गया है, तो आंसर होगा अदानी ग्रुप।
तो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है ये अदानी ग्रीन, और इसी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। तो ये कंपनी वर्तमान में 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ दुनिया में टॉप सोलर डेवलपर बन चुकी है। एक्चुअली में अभी मैरकॉम कैपिटल के द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई, उसमें अडानी ग्रुप को टॉप ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी को। तो भारत सरकार ने छत्रपति शिवाजी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा बताओ, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। बाकी अजय कुमार भल्ला ये गृह मंत्रालय में सचिव बने थे। अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे, और गिरधर अरमाने परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। अच्छा, सांख्यिकी की बात हुई है, स्टैटिस्टिक, तो बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी 2020 में भी मनाएंगे 20 अक्टूबर को। फिर अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी हाल ही में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें लगभग 350 जहाज और पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता है, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 पोत हैं केवल। फिर है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर भाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं को, कौन कौन सी? उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे पहले मतलब आर्टिकल जब 370 हटा नहीं था, उससे पहले उर्दू और अंग्रेजी ही राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब 5 हैं, ये आप याद रखना। अच्छा, जम्मू कश्मीर से एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी आपका कि इसके भाई पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो तो इस्तीफा दे चुके, और अब वो क्या बन गए? 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। और उनके बाद अब दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा। ये आप याद रखेंगे। फिर अभी क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव को। क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। अच्छा, सुरेश के रेड्डी ये ब्राजील में अभी भारतीय राजदूत बने हैं। रविश कुमार तो फिनलैंड में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे, और गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी थी। और राजदूत और उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में तो अंतर समझते हो ना आप लोग? अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको शॉर्ट में बता दूं। देखो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम बोलते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम बोलते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। फिर हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर क्या है? तो आंसर होगा 61। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्याओं का डेटा जारी किया है। तो इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से बेहतर स्तर पर है। मतलब भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर 61 है, जबकि WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वैश्विक दर ग्लोबल जो रेट है वो 64 है। अच्छा, हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। फिर है नवंबर 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों की यानी कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो 30 नवंबर को ये समिट होगी, 19वीं समिट होगी ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, जिसको होस्ट करेगा भारत। और इसका जो उद्देश्य है वो प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर रहेगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेगा। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। फिर है बजाज आलियांस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। बजाज आलियांस, इसके MD CEO कौन है? तरुण चुग है। अमिताभ बच्चन की बात करेंगे, अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। कियारा आडवाणी ये मिंत्रा की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ये ड्वेन ब्रावो, और अभी ये SBO टॉप
स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बाकी रोहित शर्मा अभी एक क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला इनको। बाकी हरमनप्रीत कौर ये सुरेश रैना के साथ WTF स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और ब्रैट ली ये स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर एक किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये जो आई रखवाली एप्लीकेशन है ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। बाकी पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। और पंजाब से एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखो, विनी महाजन का। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है ये। फिर द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नाम की बुक को लॉन्च किया किसने? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नजेस का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो ये बुक दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। 1972 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर याद रखो, हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, नैरोबी केन्या में है। फिर है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाता है और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं हम। और 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है इस दिन, और इसीलिए हम राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। एक महान शिक्षाविद थे ये। और इनकी एक बुक भी आप याद रखो, 1917 में लिखी थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ये इनकी पहली बुक थी। अच्छा, ये तो नेशनल टीचर डे हो गया। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? इसके जस्ट एक महीने बाद, 5 अक्टूबर को। फिर एक किसे इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। इटली जिसकी कैपिटल है रोम, और रोम में ही आपको मिलेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। बाकी राजकुमार श्रीवास्तव हमने पढ़ा भी पीछे ही, क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत बने। P कुमारन सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, और सुरेश के रेड्डी ब्राजील में भारतीय राजदूत बने। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर नीना मल्होत्रा का नाम याद रखना है। फिर एक किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना को फिर से शुरू किया है। स्वयं मतलब होता है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। तो इस योजना में सेलेक्टेड युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सी फंड के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। असम की बात है तो कैपिटल इसके दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। और असम से अभी आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। फिर है भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन जिसका नाम है एनजोगो, ये किसने लॉन्च किया? आंसर होगा किरण रिजिजू ने। हमारे खेल मंत्री हैं ये, और अभी इन्होंने ही भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जो खिलाड़ी फुटबॉल की ट्रेनिंग डेली लेते हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए एनजोगो नाम का भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अच्छा, एप्लीकेशंस की बात है तो कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको रिकॉल कराता हूं जो भी न्यूज में रही थी। जैसे कि टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स ने स्टूडेंट्स के करियर संबंधी जानकारी देने के लिए माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और CISF ने अपने कर्मियों को पेंशन देने के लिए पेंशनर्स कॉर्नर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है हाल ही में जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग को जारी किया है और इसमें आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है।
दूसरे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश और तीसरे पे चला गया तेलंगाना। तो ये रैंकिंग हमें ये बताती है कि कारोबारी सुधारों को लागू करने में कौन सा राज्य कितना अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि यूजर फीडबैक कैसा है उस राज्य में, सूचनाएं पाना कितना आसान है, राज्य में कारोबार करने का परमिट कितना जल्दी मिल जाता है, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन में कितनी आसानी होती है। तो इन सभी स्टैंडर्ड्स को, मानकों को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की है और इसमें फिर से टॉप पे आया है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से ही आपको बता दूं, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, ऑनलाइन जुआ आप कह सकते हो, जैसे कि रम्मी, पोकर वगैरह, ये जो ऑनलाइन गेम्स हो गए, इन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। फिर अभी ब्रेकिंग द कोकून @40 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राधा नायर ने। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा है। यतीश यादव ने लिखी थी कौन सी बुक? रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। और नीना रॉय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या। तो गाइस, सितंबर का ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। हमने तो कवर कर लिया, अब आपकी बारी है। इन सभी क्वेश्चंस के आप क्विज लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। जब आप टेस्ट लगाओगे तो अपनी एप्लीकेशन में आपको आपके रैंक भी दिखाई देगी, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, कितने टाइम लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन सभी के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता लगेगा जब आप टेस्ट लगाओगे कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, आप कहां पे स्टैंड करते हो। टाइम टू टाइम टेस्ट आप लगाते रहें, रिवीजन करते रहें। पढ़ना एक अलग चीज हो जाता है और टाइम टू टाइम टेस्ट लेने से आपको पता लगता है कि आप कहां स्टैंड करते हो। जो आप पढ़ रहे हो कि वो बस पढ़े ही जा रहे हो या दिमाग में रिटेन भी है, याद भी है वो चीजें आपके लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसीलिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज बना करके डाली जाती है, ताकि समय समय जब भी आपको टाइम मिलता रहे, समय समय पर आप उसकी क्विज लगा सकें, टेस्ट लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वाले पार्ट में जल्द ही। थैंक यू गाइस।